हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा शुरू में की थी डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन की, और माना यह जाता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी 1982 करस्पॉन्डेंस एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की बात की। लेकिन एक चीज़ इन एस्पेक्ट्स की चर्चा करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि फॉर्मल सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाएगा तो क्या यह कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा? टीचर कहाँ से आएंगे? इनको सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा? कहाँ ये स्टडी सेंटर बनाएंगे? सो विथ दिस नोट दैट any education system is cost effective only if we have a strong formal system of education. Otherwise, the teacher will not be paid properly, and a large number of teachers cannot be managed. And if it is not being managed, then how the system will become cost effective? So, increasing cost on education has given birth to many cost effective models. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ODL, आप लोग अक्सर जानते हैं। ODL system is being considered as one of the cost effective model for delivery of education. उसमें करता क्या है कि फॉर्मल सिस्टम के टीचर को, फॉर्मल सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को, दोनों का इस्तेमाल बहुत कम दाम में वो करते हैं, इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। और यदि फॉर्मल सिस्टम चार्ज ज़्यादा करने लगे, यदि फॉर्मल सिस्टम अपनी सेवा मुफ्त में नहीं दें, तो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे? एनीवे, दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और उसके और भी रीजन्स है। क्योंकि वो लर्निंग मटेरियल छपवा लेता है, बल्क में छपवा लेता है, तो प्रिंटिंग का कॉस्ट बच जाता है। फिर भी दिस मॉडल इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज मोस्ट प्रोडक्टिव टू मैनेज द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉलेज एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो कंसेप्ट है उसको ये पूरा कर सकता है, क्योंकि फॉर्मल सिस्टम का एक लिमिटेशंस है कि एक टाइम लिमिट में सबको प्रेजेंट होके प्रतिदिन क्लास करते हुए करना है, जिससे इसमें छूट मिल जाती है। ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी मात्रा में अब आ गए हैं। 1969 में पहली ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी, और आपके यहाँ जो है वैसे तो पहले है, लेकिन जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी इस्टेब्लिश हुई थी वो 1985 में, उससे पहले साउथ में बहुत सारे कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन तो चल ही रहे थे, बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई थी। सो ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन ओपनड एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स इन इंडिया। आपके यहाँ भी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ODL, ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, रिड्यूस रेकरिंग एक्सपेंडिचर। यहाँ आपने देखा है रेकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वहाँ नॉन रेकरिंग था, यहाँ रेकरिंग है। मतलब क्या? टीचर की सैलरी उनको कम देनी पड़ती है, कर्मचारी कम रखते हैं। स्कूल बहुत सारे जैसे नालंदा वगैरह, तो इन्होंने तो अपना परमानेंट फैकल्टी भी नहीं रखा। हालांकि जो डिस्टेंस एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी है उसका ये मानना है कि हर विभाग का, हर डिपार्टमेंट की अपनी परमानेंट फैकल्टी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। जितने भी हैं सब फॉर्मल सिस्टम के आदमी से ही या रिटायर्ड लोगों से लोग काम चलाते हैं, उनको भी परमानेंट नियुक्ति नहीं देते हैं। सो ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम रिड्यूसेस रेकरिंग एक्सपेंडिचर on account of salaries and non-recurring expenditure on account of institutional arrangement for imparting education. तो ये तो recurring expenditure जो सैलरी वगैरह देते हैं, that is permanent, that is fixed, और non-recurring जो मेंटेनेंस वगैरह का है, पंखा, बिजली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हो सकता है आने वाले दिनों में उनको ज़्यादा चार्ज करें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी गरीब हो गई और फिर इग्नू इज वन ऑफ द रिचेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड हो गई। हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन उसमें फॉर्मल सिस्टम का। एनीवे, दैट इज नॉट आवर टुडेज डिलिब्रेशन आस्पेक्ट। सो एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन, तो दोनों रेकरिंग एक्सपेंडिचर सैलरी वगैरह नहीं देने के क्रम में, और नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो मेंटेनेंस वगैरह का कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है, उसको भी नहीं देना पड़ता, इसलिए इनका कॉस्ट इफेक्टिव ही हो जा रहा है। One of the strategies adopted in India to meet the increasing demand for higher education is through the open
यूनिवर्सिटी सिस्टम एंड करस्पॉन्डेंस कोर्स। शुरू में करस्पॉन्डेंस कोर्स और बाद में ओपन यूनिवर्सिटी। अब तो ओपन यूनिवर्सिटी हर स्टेट में लगभग एक हो गए हैं, और हर यूनिवर्सिटी में का अपना एक डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हो गया। तो दी अमाउंट इज टू बी इन फेस टू फेस अबाउट 90% फंडिंग कम फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज, मतलब फेस टू फेस मतलब फॉर्मल मोड, वेयर एज contribution of open distance learning system is almost nil in most of the open distance learning institutions in India. शुरू के दौर में तो सपोर्ट के लिए या फिर जैसे नालंदा वगैरह में ज़मीन, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की भी, तो वो तो सरकार को देनी होगी, लेकिन वो अमाउंट बहुत कम है in comparison to the formal system, and that is why it is being considered as कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल। तो एक तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड जो ओपन स्कूलिंग के माध्यम से और ओपन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, फिर डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंट एजुकेशन हर यूनिवर्सिटी में, फिर कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज आदि के माध्यम से, चूँकि रेकरिंग एक्सपेंडिचर सैलरी के क्रम में और ये डे टू डे के मेंटेनेंस के क्रम में नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर दोनों इनके कम है, लिहाजा सरकार को इस पे कम खर्च करना पड़ रहा है और सरकार ये मानती है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन मेरा प्रश्न वही है कि यदि फॉर्मल सिस्टम सपोर्ट करना बंद कर दे तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे, या फिर फॉर्मल सिस्टम हाई चार्ज करना शुरू कर दे। जैसे फॉर्मल सिस्टम में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की सैलरी मान लीजिए ऑन एन एवरेज, छुट्टी वगैरह काउंट करिए, उनके सारे बेनिफिट को काउंट कीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 30,000 पर डे की सैलरी है, तो एक दिन पढ़ाने का यदि फॉर्मल सिस्टम का टीचर 30,000 यदि उनसे चार्ज करना शुरू करेगा तो क्या होगा। दूसरी बात, उन लोगों ने बहुत सारी समस्या भी उनकी अपनी है, उनका अपना एक सेटअप है, उस पर भी क्वेश्चन है। यहाँ हर तरह के पेमेंट की बात है, वहाँ यदि करस्पॉन्डेंस कोर्स में या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग में क्लास लेने का, इवैल्यूएशन का, उसमें यदि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर क्लास लेता है या असाइनमेंट देखता है या इवैल्यूएशन करता है, उनके फ़ी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बहुत सारी बातें उसमें भी हैं जो की जा सकती हैं, और उनके आलोक में फिर देखा जा सकता है कि वेदर इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव और नॉट। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस का जो तगमा है, it is largely due to the formal system and especially its manpower. Infrastructure यदि आप छोड़ भी दे तो manpower and utilization of the manpower from the formal system of education is instrumental for making those institutions cost effective. So this is all about this part in which we discussed about some cost-effective models through open distance learning, schooling, university, correspondence course, directorate of distance education, and like that. So this is all about this part. Thank you.